गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रदर्शित उत्पादों का प्रबंधन। जो भी मतलब स्टॉक हमने स्टोर में लगाया है या लगाने जा रहे हैं उसका प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है। प्रदर्शन उत्पादों को सही तरीके से समायोजित किया गया है और वे सुरक्षित हैं, यानी इसकी जांच करने में हमें सहायता मिल जाती है अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो प्रदर्शित उत्पादों को सही तरीके से समायोजित किया गया है और वे सुरक्षित हैं, इसकी जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले रिटेल स्टोर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन यूनिट अच्छी हालत में और उन्हें आकर्षक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। प्रदर्शन यूनिट होते हैं हमारे गंडोले, ब्राउजर, ये सब। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पेज नंबर 110 खोल लीजिए। 110 पेज नंबर 110 पर क्या है, उसका पिक्चर है, तो आप वो भी देखते रहें और समझते रहें उसके अकॉर्डिंग। उत्पादों का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो गंदे या क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। उत्पादों को सही स्थान पर रखना भी जरूरी है ताकि ग्राहक बिक्री के लिए उत्पादों उपलब्ध वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सके। आइए निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा समझें। मतलब अपने नज़दीकी दुकान में जाएं, उत्पादों को देखकर इस बात पर गौर करें कि उन्हें कैसे सटीक और सुरक्षित तरीके से लगाया गया है। ठीक है ना। रिटेलर को महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है जिस पर ग्राहक उत्पाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। वे ऐसे उत्पादों को खरीदने में अपने ग्राहकों की मदद करते हैं जो सुरक्षित हो तथा उन्हें बताते हैं कि उनका उपयोग अधिक सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। चाहे ऑनलाइन रूप से सामान बेचना हो या फिर दुकान में, रिटेलर्स ही वे व्यक्ति है जो ग्राहकों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यही कारण है कि ग्राहक उत्पाद के निर्माता के बजाय उन रिटेलर से संबंध महसूस करते हैं जिनसे वो उत्पाद खरीदते हैं। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई कस्टमर कोई सामान या वस्तु खरीदता है तो वो मैन्युफैक्चरर को जानता नहीं है, वो जानता है सिर्फ उसको जिससे उसने सामान परचेस किया है, जिससे दुकान से उसने कोई आइटम परचेस किया है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, वो उस दुकान वाले के पास जाता है जिससे सामान लिया है और उसको बोलता है कि आपके प्रोडक्ट में या आपके उत्पाद में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मुझे सही करवा के दो। तो ये एक तरीका है ग्राहक का अपनी दिक्कतों के जो भी उसको आ रही है उसका समाधान करवाने का। तो यही तरीका व्यवहार में प्रचलित है। जब भी किसी ग्राहक को कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहीं से फ्रिज खरीदा है तो आपने जिस शोरूम से फ्रिज खरीदा है आप उसके पास जाते हैं, ना कि आप गोदरेज कंपनी के पास जाते हैं अगर गोदरेज कंपनी के फ्रिज में आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपनी का कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बजाय कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं जिससे हमने वो सामान या वस्तु या आइटम हमने खरीदा है। तो इस प्रकार सुरक्षा चिन्ह का उपयोग करने वाले उत्पादों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मतलब सामान्य घरेलू उपकरण जैसे सीलिंग फैन और आयरन, गैस उपकरण जैसे रेगुलेटर और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के पाइप, रसोई के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे केतली, राइस कुकर, आईटी में उपयोग वाले उपकरण जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, पार्टी से संबंधित उपकरण जैसे लाइटिंग की सजावटी झालर। तो ऐसे जो आइटम होते हैं इन पर आईएसआई मार्का और कई प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। तो कस्टमर क्या करते हैं, उनके बारे में जो जानकारी चाहिए होती है उनको वो किससे पूछते हैं, रिटेलर से पूछते हैं। उसके बाद ही वो क्या होता है, रिटेलर उन्हें जानकारी देता है और वो उसे लेने के लिए आकर्षित होते हैं या अपना मूड बनाते हैं। प्रदर्शित उत्पादों के सुरक्षा मानक। दुकान में उत्पाद और विक्रय सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक रिटेलर कुछ विशिष्ट गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। कुछ सामान्य गुणवत्ता मानकों में बाजार के नए और आगामी रुझानों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक बिक्री वाले उत्पादों को प्रदर्शित करना चाहिए। उत्पाद प्रदर्शित उत्पाद अच्छी स्थिति में होने चाहिए और सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए तथा साथ ही बेकार और अवांछित उत्पादों को तुरंत ही हटा देना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको जब भी सेल करना है कोई आइटम, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है, डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट को फ्लोर पर नहीं रखना है, ना ही कस्टमर को हमें बेचना है। क्योंकि अगर हम डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देंगे तो वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करके जाएगा और इससे हमारे जो दुकान है या प्रतिष्ठान है उसकी छवि खराब होगी। क्योंकि उत्पाद वापसी के मानक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक एकीकृत बनाते हैं और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसमें काम करते हैं। इसीलिए सही कारण से बने हुए उत्पादों का उच्च गुणवत्ता वाला होना अनिवार्य है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हम किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले आता है मान लीजिए पुअर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट। उसके बाद आता है एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट, उसके बाद आता है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, उसके बाद आता है एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट।
एक्सीलेंट गुड, और जो ये हमारा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट है इसमें कभी भी खराब होने की स्थिति नहीं आती है, जबकि एवरेज वाले में कभी दिक्कत आ भी सकती है, नहीं भी आज चले तो सालों साल और नहीं चले तो शाम तक भी नहीं। और पुअर क्वालिटी का कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होता। उत्पाद की सफाई, जांच की आंतरिक प्रक्रियाएं और ऑडिट की बाह्य प्रक्रिया कई कंपनी के लिए निर्धारित होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसकी पूर्ण रूप से पहले जांच की जानी चाहिए, ऑडिट की जानी चाहिए, उसके बाद ही उसे मार्केट में बेचने के लिए निकाला जाना चाहिए। शेल्फ लेआउट संबंधी निर्णय, उत्पाद के क्षेत्र में बढ़ती निरंतर अधिक जानकारी, समृद्ध हो रहे परिवेश के कारण ग्राहक आसानी से अपने उत्पाद की गुणवत्ता की जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि किसी विशिष्ट उत्पाद को खरीदने संबंधी ग्राहकों का निर्णय ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद उसकी पसंद का है या नहीं। ऐसे उत्पादों को उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक और परिधान संबंधी उत्पाद, बहुत से ग्राहक खुद देखे बिना उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई कस्टमर कैसे होते हैं, जब तक वो खुद नहीं देख लेते, समझ नहीं लेते, तब तक उस उत्पाद को या प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करते। जींस खरीदते समय ग्राहक को यह निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि वह जींस उसके फिट आएगी या नहीं। रिटेल स्टोर में शेल्फ में आउटलेट के चयन के कारण उत्पाद खोजने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह बताना चाह रहे हैं कि जब भी शेल्फ में प्रोडक्ट रखे तो वो इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए और प्रोडक्ट इस प्रकार से रखे जाने चाहिए कि कस्टमर को कोई भी असुविधा न हो। उदाहरण के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर के इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में सभी माइक्रोवेव उत्पाद एक ही स्थान पर अगल बगल रखे हैं। माइक्रोवेव के खरीदार आसानी से अलग अलग ब्रांड देख सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट आउटलेट के परिधान सेक्शन में खरीदार विभिन्न ब्रांड के स्वेटर के बीच एक विशिष्ट ब्रांड का स्वेटर ढूंढ रहा है। मतलब जब भी कोई सामान रखा जाए तो उन्हें आजू बाजू एक साथ रखा जाए और इस तरीके से बनाया जाए कि छोटा प्रोडक्ट है वो आगे रखा जाए और बड़ा प्रोडक्ट पीछे रखा जाए, जिससे सामान उठाते रखते समय जो सामान है वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, क्षतिग्रस्त ना हो। और इसी प्रकार से अगर वस्त्र परिधानों का अगर आपका शोरूम है तो आपको उनको भी इस तरीके से हैंगिंग करना है, साइज वाइज कलर वाइज आपको इस तरीके से लगाना है। सबसे स्मॉल आगे, फिर मीडियम, फिर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और इस तरीके से जो बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, कस्टमर को सामान को लेने में आसानी रहेगी और उसे पता रहेगा कि यहाँ पर सभी सेक्शन में जो प्रोडक्ट है वो साइज वाइज लगे होते हैं। वो अपने आप ही उसको सीख जाएंगे कस्टमर और हमें कम असुविधा होगी और कस्टमर को भी असुविधा नहीं होगी। क्षतिग्रस्त उत्पादों का प्रबंधन, ये किस प्रकार किया जाता है? कितनी भी और किसी भी तरह की सावधानी बरती जाए, दुर्घटना होती है और उनसे पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता। मतलब हम कितनी भी सावधानी रख लें, छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं। कभी कुछ उत्पाद लगाते समय या निकालते समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त उत्पादों को सावधानी से हटा देना चाहिए और मरम्मत या निपटान के लिए गोदाम में भेज देना चाहिए। रिटेलर्स को सभी प्रकार के उत्पाद वापसियों से निपटना पड़ता है, जैसे खरीदार के ऊपर अच्छे न लगने वाले कपड़े, अंतिम समय सीमा को पार कर चुके उत्पाद। मतलब कई बार ग्राहकों को पसंद नहीं आया, एक्सपायर प्रोडक्ट हैं, बिक्री योग्य नहीं रहे उत्पाद, मतलब डिफेक्टिव और पुराने। इस अनुभाग में आप अपने जानेंगे कि रिटेलर अपना अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के उत्पाद वापसियों से कैसे निपटते हैं। मतलब जो भी कोई रिटेलर होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ऐसे उत्पाद जो कस्टमर को पसंद नहीं आए हैं उनका निपटारा करना, ऐसे उत्पाद जो डिफेक्टिव या डैमेज हो गए हैं उनका निपटारा करना, ऐसे उत्पाद जो कि एक्सपायर हो गए हैं उनका निपटारा करना। ये रिटेल की सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसको सबसे कम करके ही हम मुनाफा कमा सकते हैं। रिटेल में फॉरवर्ड लॉजिस्टिक सितंबर से लेकर दिसंबर माह तक जारी रहता है। इसमें उत्पादों की अत्यधिक मात्रा को ई कॉमर्स और दुकानों के वितरण केंद्रों तक ले जाना शामिल है। हालांकि रिवर्स लॉजिस्टिक का काम जनवरी, फरवरी और मार्च में होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक के कार्यों को उल्टे क्रम में करना रिटेलर की जिम्मेदारी होती है ताकि उससे कम नुकसान हो और वो उत्पाद की वापसी से संबंधित लागतों को कम कर सके। ठीक है ना। आजकल रिटेलर्स रिवर्स लॉजिस्टिक के संसाधनों पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे लौटाए गए उत्पादों की अधिक से अधिक कीमत वसूल करने के प्रयास में किसी भी उपभोक्ता उत्पाद के रिवर्स लॉजिस्टिक में रिटेलर की जो औसत लागत लगती है वो औसतन कुल बिक्री के 8.8 के बराबर होती है। वापसी अनुज्ञप्ति, रिटर्न ऑथराइजेशन तैयार करना। अगर आपका ग्राहक उत्पाद को वापस गोदाम में भेज रहा है तो सिस्टम स्वचालित रूप से एक वापसी अनुज्ञप्ति यानी रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन RMA जनरेट करेगा। इस अनुज्ञप्ति के को लौटाए गए सामान के ऊपर लगा देना चाहिए। इससे सुनिश्चित होना चाहिए कि रिटेल कंपनी
अपनी इन्वेंट्री संख्या को कम रखते हुए इसे शीघ्रता से वापस अपनी इन्वेंट्री में जोड़ सकती है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कोई सामान आपको रिटर्न किया है, तो आपको क्या करना है, उसका रिटर्न ऑथराइजेशन बनाना है सिस्टम में, जिससे कि आपकी जो ग्राहक को आपने जब सामान बेचा था, तो मान लीजिए वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट था आपका और आपने उसे बेच दिया था, तो आपकी इन्वेंट्री में कम हो गया था और आपके लाभ उसमें जुड़ गया था सेल में। अभी क्या कस्टमर वापस लाया था, आपकी सेल तो होगी माइनस और जो आपकी इन्वेंट्री उसमें एक पीस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी सेल कस्टमर ने रिटर्न कर दी है इसलिए। तो इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द सिस्टम में कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी इन्वेंट्री प्रभावित ना हो। सभी दुकानों में बेकार सामग्रियां इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे खोलकर निकाली गई पैकेजिंग और फटे हुए उत्पाद बॉक्स। इन फेंकी गई पैकेजिंग और कचरे का जल्दी से निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि जगह खाली हो सके। इन सामग्री को कबाड़ के रूप में आपूर्तिकर्ताओं का पुनर्चक्रण करने वालों को बेचा जा सकता है, मतलब कबाड़ी को बेचा जा सकता है। क्षतिग्रस्त उत्पादों का प्रबंधन एक जटिल काम है। क्षतिग्रस्त उत्पादों का प्रबंधन करते समय रिटेलर्स के कुछ आवश्यक दायित्व इस प्रकार है। क्षतिग्रस्त सामान को अच्छे सामान से अलग करना, मतलब पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट की हमें क्या करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद हमें उन्हें पैक करके एक स्थान पर रखना चाहिए। जब हम एक स्थान पर रख दें उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उनको आगे डिफेक्टिव के अप्रूवल के लिए भेजना चाहिए। जब हमारे पास डिफेक्टिव का अप्रूवल आ जाए तो हमें उसे हमारी इन्वेंट्री से आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर क्या करते हैं, बड़ी कंपनीज जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे इस बात करते हैं कि टूटा फूटा आइटम आप वापस लेंगे, इसी करार पर काम करते हैं। तो टूटा फूटा पुराना जो आइटम होता है, एक्सपायर प्रोडक्ट है, वो कंपनी को वापस भेज दिया जाता है। तो उसको अलग रखा, क्षतिग्रस्त सामानों को अलग स्थान पर रखना चाहिए। अगर वह खाद्य सामग्री है तो सुनिश्चित करें कि उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहाँ दूसरी चीज़ों को खराब ना करें। स्टॉक के स्वामी निरीक्षण को इस क्षति के बारे में सूचित करें, मतलब जो भी वेंडर है उसको इस क्षति के बारे में सूचित कर दें। सर्वाधिक पारदर्शी, किफायती और पर्यावरण हितैषी तरीके से क्षतिग्रस्त उत्पादों का निपटारा करें। ये किसका दायित्व है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका दायित्व है, लेकिन हमें उससे पहले करना हमारे सिस्टम से इसको आउट करना है सिस्टम से। इसके लिए हम क्या करेंगे, आरटीवी करेंगे, रिटर्न टू वेंडर नोट बनाएंगे। रिटर्न टू वेंडर नोट बना के हम वेंडर को देंगे और उतना अमाउंट वेंडर के डेबिट कर देंगे। तो वेंडर हमें क्या करेगा, उतना अमाउंट वापस से रिटर्न करेगा। तो इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो इतना इन्वेंट्री जो माल था वो हमारे स्टोर में खराब हो गया था, हमने पहले ही जो मैन्युफैक्चरर था उससे बात कर ली थी कि अगर ये खराब होगा माल तो हम इसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने देते समय हमसे इतना मुनाफा वसूल लिया था कि इसकी लागत उसकी निकल गई है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे जो लागत है उसे हम कम करेंगे अगर हम इस तरीके से माल लेंगे। तो हर जो रिटेलर होता है वो इसी प्रकार से कंपनियों से अनुबंध करता है कि जो माल बिक जाएगा उसको तो आपको पैसा दे दिया जाएगा और जो नहीं बिकेगा वो आप वापस लेंगे। इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त माल होगा वो भी आप वापस लेंगे। तो इस प्रकार से अनुबंध करने से क्या होता है, रिटेलर्स को जो एक बड़ा नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। और कुछ आइटम इस तरीके के डिफेक्टिव डैमेज होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी गारंटी नहीं लेते, वो आपको अपने आप ही निस्तारण उसका करना होता है रिटेलर्स को। तो वो रिटेलर्स को उनसे भी बचना चाहिए। किसी भी शेल्फ में रखे उत्पाद स्थानीय लोगों की पसंद और स्टोर की खासियत को दर्शाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से भारी सामान के प्रबंधन के लिए पैलेट का उपयोग करना चाहिए। उत्पाद के समूह के लिए एक स्थान से या एक गोदाम या अन्य एकीकृत भवन होता है जो अक्सर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशन सुविधाओं से युक्त होता है। यहाँ पर वे उत्पाद सामान संग्रहित होता है जिसे फुटकर विक्रेताओं, रिटेल थोक विक्रेताओं सीधे ग्राहकों को पुनर्वितरित करना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कंटेनरों को हैंडल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेषीकृत उपकरणों को पैलेट कहते हैं। वस्तुओं को कार्टन में प्राप्त और स्टोर किया जाता है, जबकि कुछ वस्तुओं की डिलीवरी केस में भेजी जाती है। ठीक है। उत्पाद की असेंबली कहाँ होती है, गोडाउन में होती है। गोडाउन में होती है कुछ की, और कुछ की स्टोर्स में भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे गैस उपकरण और एक्सेसरीज पर ISI मार्क का चिन्ह होने पर ही वह भारत में बेचे जा सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्षतिग्रस्त, बेकार, पुराने, घिसने वाले या नकली उत्पादों को कंसल्टेशन सेंटर पर भेजे जाता है। रिवर्स लॉजिस्टिक। जब कोई ग्राहक सामान को वापस गोदाम में भेजता है तो इसके लिए स्वचालित रूप से एक लेबल जनरेट होता है, सामग्री वापसी अनुज्ञप्ति पत्र। किसी वितरण केंद्र में उत्पाद को समाग्रहित करने और लाने ले जाने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला
जो साधन वो क्या है, पेलेट। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि कोई भी वस्तु जो डिफेक्टिव डैमेज है उसे हमें स्टोर में नहीं रखनी है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा खत्म। ठीक है, थैंक यू।